वालेकुम अस्सलाम। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले बात हो रही है ग्रुप वाइड की। ग्रुप वाइड किसको कहते हैं, क्या चीज ग्रुप वाइड होती है? A group wide S comma steric is an ordered pair consisting of a non-empty set S and a binary operation steric defined on S। तो बेटा यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को और आसान करके समझते हैं कि असल में ग्रुप वाइड होता क्या है। बेटा ग्रुप वाइड हम कहते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर को एस कॉमा स्टेरिक को। इस ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो वैल्यूज के साथ कॉमा आ जाए तो पेयर है ना, दो वैल्यूज अगर आ गई साथ। तो ऑर्डर्ड पेयर में एस रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट को, स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ऑपरेटर को। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। बेटा मेरे पास एक सेट है 1,0। बात को बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर ऑपरेटर ले रहा हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन को। आपको बताइए यहाँ 1 और 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 0 आ जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। सारी वैल्यूज जो आई हैं वो इस सेट की हैं। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि इस सेट से बिलोंग ना करे। सिंस ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस, तो हम यहाँ पर क्या बातें कह सकते हैं? सबसे पहली बात, मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। दूसरी बात कह सकते हैं, सेट एस इज क्लोज्ड with respect to multiplication। तीसरी बात कह सकते हैं, s कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप वाइड। आसान अल्फाज में अगर कोई भी सेट s मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से अगर क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब ही यही होता है कि कोई भी ऐसा रिजल्ट
ना आए जो कि एस के अलावा हो, मतलब यहाँ पर एस में 1,0 है, 1,0 के अलावा कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया जो 1 और 0 के अलावा हो, तो हम कहते हैं कि सेट जो है वो क्लोज्ड है। तो ग्रुप वाइड भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो ग्रुप वाइड भी आपको क्या बात बता रहा है, ग्रुप वाइड भी यही बात बता रहा है कि जो सेट है, सेट एस, ये इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से क्या है, क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड होगा तो हम ऐसे सेट को ग्रुप वाइड कहेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को ग्रुप वाइड कहेंगे। अगर ये क्लोज्ड नहीं होता, अगर बेटा ये क्लोज्ड नहीं होता तो हम इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये एस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर क्लोज्ड हो जाता है, मतलब अगर कोई ऐसा रिजल्ट आ जाता जो कि सेट एस का नहीं होता, तो हम इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते। अगर क्या कहते हैं रिजल्ट क्लोज्ड आ जाए, मतलब रिजल्ट सारे के सारे सेट एस के ही हो, तो हम इसको फिर ग्रुप वाइड पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। इसका जो सवाल है बच्चों, ये एमसीक्यूज की हद तक आता है। सवाल आता है आर दी फॉलोइंग ग्रुप वाइड, जैसे ये सवाल है, कोई भी सेट देते हैं, पूछते हैं ग्रुप वाइड है क्या है। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्यू कॉमा एडिशन ग्रुप वाइड है या नहीं है। क्यू कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स दो तरीके के नंबर्स में ब्रेक होते हैं, एक है इंटीजर्स, दूसरा है फ्रैक्शंस। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमें ये बात सोचनी है कि क्या इंटीजर्स को ऐड कराने पे रैशनल नंबर आएगा, क्या फ्रैक्शंस को ऐड कराने पे रैशनल नंबर आएगा,
यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे क्योंकि यस या नो में इसका आंसर देना है। इंटीजर्स का सेट आपको पता है होता है 0 ± 1 ± 2 एक्स। फ्रैक्शंस की बात करें तो 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन के अंदर। अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड कराऊं, इंटीजर्स को ऐड कराऊं, वन और टू को ऐड कराऊं तो थ्री आ गया। थ्री भी एक इंटीजर है तो इसीलिए हम इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे। वन और एक फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड कराऊं, मतलब वन को और 1/2 को ऐड कराऊं तो 3/2 फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आने का मतलब है कि ये भी किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से। दो फ्रैक्शंस को ऐड कराऊं, इंटीजर्स हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, +(-1 +(-2) बेटा लिखा हुआ है ना नेगेटिव भी। इनको ऐड कराऊं, एलसीएम लिया 2, 1 + 3 ये आ गया 4/2, मतलब 2 आ गया। 2 एक इंटीजर है तो इसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। नेगेटिव भी ले सकते हैं इंटीजर्स, -1 ले लें, -3 ले लें, -4 आ गया। ये भी एक इंटीजर आया है, इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। तो याद कर लो कि जब भी दो रैशनल नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो आने वाला रिजल्ट रैशनल नंबर ही होगा। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जो कि रैशनल नंबर ना हो। तो हम इसको कहेंगे, इसका आंसर होगा यस, कि ये ग्रुपॉइड है, क्योंकि आने वाला रिजल्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रैशनल नंबर्स में ना हो। चलें आगे बच्चों। ओके, इसके पार्ट टू की बात करते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली कर रहा हूँ पर।
अगले सवाल में कहा जा रहा है रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। बेटा थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, खुद सोचो, दो रियल नंबर्स को माइनस कराने पे क्या रियल नंबर आएगा। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आयोटा ना हो, ठीक है। तो दो रियल नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे 3 - 2, 4 - 5, 1 - 3, 5 - 2। तो बेटा अगर दो रियल नंबर्स को हम माइनस कराते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट है वो रियल नंबर होगा। आयोटा तो नहीं आ रहा ना किसी भी रिजल्ट के अंदर, तो आने वाला जो रिजल्ट है वो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। क्योंकि अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो दो नंबर्स को माइनस कराने पे क्या आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा आएगा तो इमेजिनरी बनेगा ना, अगर आयोटा नहीं है तो वो रियल कहलाएगा। बहुत आसान सी बात है, ये याद रखनी है कि जब भी दो रियल नंबर्स ऐड होंगे, जब भी दो रियल नंबर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, जब भी दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, आने वाला रिजल्ट हमेशा हमेशा रियल नंबर्स में से ही होगा। कोई भी दो रियल नंबर्स उठा लें, आपका जो दिल करे आप उसको माइनस करके देखें, आने वाला आंसर जो होगा उसमें आयोटा कभी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा कि ये ग्रुप वाइड है। M3 यहाँ पर लिखा हुआ है, M3 कहते हैं मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिसेस अभी आपने पढ़ा नहीं है। मैट्रिसेस जो है आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था 2 by 2 ऑर्डर का। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रॉस 3 कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 है क्योंकि इसके अंदर 3 रॉज हैं, ये एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है, मतलब ये एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होगा, ये अगर दो 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे बेटा, तो आने वाला जो आंसर है वो याद रखना है आपको कि हमेशा हमेशा 3 by 3 ऑर्डर का ही होगा। मतलब दो 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करा लें, आने वाला आंसर 3 by 3 ऑर्डर का ही होगा। तो ये भी क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर दो हम 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड करा लें, तब भी आने वाला रिजल्ट 3 by 3 ऑर्डर का होगा। दो 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा लें, आने वाला रिजल्ट वही होगा। दो 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करा लें, आने वाला रिजल्ट 3 by 3 ऑर्डर का ही होगा। पार्ट 4 में कहा जा रहा है वी कॉमा डॉट, वी फॉर वेक्टर्स और डॉट फॉर डॉट प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि कह रहे हैं वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है क्या वो क्लोज्ड होगा, क्या वो ग्रुप वाइड होगा। तो अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालें, दो वेक्टर्स अपनी मर्जी से ले रहा हूँ बेटा, मैं कुछ सपोज कर रहा हूँ बात समझाने के लिए। तो आई वाले आई से मल्टीप्लाई होंगे तो आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 1 था 2, आई डॉट आई। जे वाले जे से मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 था 3, जे डॉट जे। आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। तो 2 + 3, आने वाला रिजल्ट हो गया 5। क्या आने वाला रिजल्ट वेक्टर है? ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है, वेक्टर नहीं आता। तो वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट क्लोज्ड नहीं होगा, इसका आंसर नो होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है।
कॉपी कर लिया बच्चों? कोई बात नहीं समझ आ रही तो वो भी पूछ लें आप लोग। ये इम्पोर्टेंट सवाल है इसका, शॉर्ट में आता है। इस एक्सरसाइज के दो सवाल ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। बेटा यहाँ पर इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बात हो रही है एस कॉमा स्टेरिक की। स्टेरिक बेटा कौन सा ऑपरेटर है, पहले हम पढ़ चुके हैं। स्टेरिक जो है वो नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। और जब भी नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर आ जाए तो आपको सवाल में ये ढूंढना है कि इस नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर का यहाँ पर काम क्या है, वो क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। तो आपको ढूंढना है कि कहीं दो वैल्यूज के दरमियान में ये नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो आप देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई के दरमियान में ये नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर लगा हुआ है। एक्स स्टेरिक वाई बराबर है 2 के। कहा जा रहा है एक्स और वाई कुछ भी हो, एक्स और वाई की वैल्यू किससे बिलोंग करिए, एस से। एस में से कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। एक्स वाई की जगह कुछ भी रख दो, आने वाला आंसर, आने वाला नंबर 2 ही होगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह 2 रख दिया, 1 स्टेरिक 2 और रिजल्ट 2 आएगा यहाँ पर। 3 स्टेरिक 4 रख दिया, रिजल्ट 2 आएगा यहाँ पर। 4 स्टेरिक 1 रख दिया, रिजल्ट 2 आएगा यहाँ पर। 1 स्टेरिक 3 रख दिया, रिजल्ट 2 आएगा यहाँ पर। मतलब स्टेरिक के दरमियान दो वैल्यूज कुछ भी हो, अगर उनके दरमियान में स्टेरिक आ रहा है तो आने वाला आंसर जो है यहाँ पर यही होगा 2। तो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है चेक करने के लिए, क्योंकि हमें चेक करना है ना ग्रुप पॉइंट है या नहीं है, मतलब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। जब सेट दिया हुआ होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। इसको नाम मल्टीप्लिकेशन भी है, इसका नाम कॉम्पोजिशन भी है। कॉम्पोजिशन टेबल। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 सेट की वैल्यूज रख दी, यहाँ आ गया स्टेरिक।
ये वन जाके वन से ऑपरेट होगा, ये हो जाएगा वन स्टेरिक वन। इस सवाल में आंसर टू आना है। वन जाके टू से ऑपरेट होगा, वन स्टेरिक टू, आंसर टू आएगा। वन जाके थ्री से ऑपरेट होगा, आंसर टू आएगा। कोई भी दो वैल्यूज ऑपरेट हो जाए, वन जाके फोर से ऑपरेट होगा, आंसर टू आएगा। तो वन के साथ अब ये टू जाके वन से ऑपरेट होगा, तो टू स्टेरिक वन, तो टू आएगा। मतलब तमाम जगहों पर बेटा टू आएगा इस सवाल में, क्योंकि कोई भी दो वैल्यूज ऑपरेट हो जाए, आने वाला आंसर टू ही रहेगा। आने वाले तमाम के तमाम रिजल्ट्स, आने वाले तमाम के तमाम रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने है कि सेट एस के हैं। कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि सेट एस का ना हो, सिंस ऑल वैल्यूज या ऑल एलिमेंट्स belongs to S, therefore S comma steric is a group wide। हाँ भाई, कोई मसला, कोई टेंशन? जफर बेटा, क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू टू। एक्स स्टेरिक वाई का मतलब स्टेरिक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। स्टेरिक में मल्टीप्लिकेशन वगैरह की साइन नहीं है। स्टेरिक के बारे में हमें शुरू में कुछ पता नहीं है कि स्टेरिक क्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा अगर दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आएगा। तो हमें फौरन से ये देखना है कि कहीं पर दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लिखा है या नहीं लिखा सवाल में। तो सवाल में एक्स और वाई के दरमियान में स्टेरिक लिखा हुआ है, एक्स और वाई के दरमियान में स्टेरिक लिखा हुआ है और आंसर उसका टू आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि एक्स और वाई कुछ भी हो, आने वाला आंसर टू ही रहेगा, टू के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो तभी हमने सब जगहों पर टू रखा है। चलें आगे, एक और सवाल करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी आपको बेटा।
जी बेटा, सिर्फ इस क्वेश्चन में ही 2 आएगा। अगर इस क्वेश्चन में एक्स स्टेरिक वाई इज इक्वल टू 3 लिखा होता तो फिर सब जगह 3 आ जाता। चलें आगे बच्चों। बेटा इस सवाल में क्या कहते हैं, जो सेट दिया हुआ है उसमें दो शेप्स दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल का शेप है और एक स्क्वायर का शेप है। ठीक है। सवाल में कहा जा रहा है एस कॉमा डॉट सर्कल जो ऑपरेटर दिया हुआ है, ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर वो है एक ऐसा ऑपरेटर जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही आपको पता चल गया कि डॉट सर्कल है, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, तो आपको ढूंढना है सवाल में कहीं पर दो वैल्यूज के दरमियान में ये ऑपरेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो आपके सामने है कि यहाँ पर ए और बी के दरमियान में ये ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये क्या आंसर दे रहा है, ये दे रहा है डेल्टा। ये कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, मतलब एस में से कुछ भी आ जाए, चाहे डेल्टा आ जाए चाहे स्क्वायर आ जाए, आने वाला आंसर ये डेल्टा ही रहेगा, मतलब ट्रायंगल का जो शेप है वही रहेगा।
तो आने वाला जो आंसर है वो हमेशा ट्राइंगल का शेप ही रहेगा, ए और बी चाहे कुछ भी हो। पिछले सवाल में जैसे 2 था, अब यहाँ पर जो है वो क्या है, ट्राइंगल का जो शेप है ये आएगा। तो यहाँ ऑपरेटर आ जाएगा डॉट सर्कल, यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल और स्क्वायर। ये ट्राइंगल जाके इससे ऑपरेट होगा, इसको डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा ऑपरेटर डेल्टा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, कुछ भी आ जाए आंसर क्या आना है, डेल्टा। ये जाके इससे ऑपरेट होगा, कुछ भी आ जाए आने वाला आंसर हमेशा क्या होगा, डेल्टा। दोनों कुछ भी हो, ये जाके इससे ऑपरेट होगा, तो ये स्क्वायर जाके डेल्टा से ऑपरेट हो रहा है, तो आने वाला आंसर इस सवाल में डेल्टा ही होगा। ये इससे ऑपरेट हो रहा है, आने वाला आंसर डेल्टा ही होगा। कॉम्पोजिशन टेबल है ये भी, फॉर एस since all values belongs to S, therefore S comma dot circle is a group wide। आ रही है बात समझ में?
अच्छा बेटा, यहाँ पर ये दो तरीके के ग्रुप्स हैं। एक का नाम है अबेलियन ग्रुप या फिर इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप वाइट कहते हैं। दूसरे का नाम है सेमी ग्रुप या फिर इसको हम एसोसिएटिव ग्रुप वाइट कहते हैं। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज में आती है। अ ग्रुप वाइड एस कॉमा स्टेरिक इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव और अबेलियन इफ स्टेरिक इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। इसका मतलब क्या है बेटा? आसान सी बात कहें तो ऐसे ग्रुप वाइड को ऐसे ग्रुप वाइड को अबेलियन कहा जाता है जो कि क्या करे? कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करे। कॉम्यूटेटिव लॉ पहले पढ़ चुके हैं हम। क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ? ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक है। एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय। तो अगर कोई भी क्या कहते हैं ग्रुप वाइड इस लॉ को प्रूफ करता है तो उसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं या कॉम्यूटेटिव ग्रुप वाइड कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप वाइड सेमी ग्रुप कहलाता है जो कि क्या हो? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो, मतलब वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करे, प्रूफ करे। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी स्टेरिक ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो एसोसिएटिव लॉ को अगर कोई ग्रुप प्रूव कर रहा है ग्रुप वाइड तो उसको कॉम्यूटेटिव उसको सेमी ग्रुप और एसोसिएटिव ग्रुप वाइड कहते हैं। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर रहा है तो उसको अबेलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप वाइड कहते हैं। चले आगे बच्चों। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है शो दैट every non-empty set S, power set of S, comma union is an abelian semigroup with identity. कहा जा रहा है पावर सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यूनियन के रिस्पेक्ट से जो पावर सेट है वो अबेलियन सेमी ग्रुप और उसमें आइडेंटिटी शामिल है। सवाल में क्योंकि कोई सेट नहीं दिया हुआ, कह रहे हैं एवरी नॉन एम्प्टी सेट, तो हमें यहाँ सेट सपोज करना पड़ेगा। लेट एस इज इक्वल टू एस सपोज कर लेते हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि पावर सेट की बात हो रही है तो इस एस का पावर सेट बनेगा। पावर सेट आपको बनाना आता है, पहला सेट नल सेट, दूसरा सेट एक्स, तीसरा वाई और चौथा सेट एक्स कॉमा वाई। हमें बात करनी है फॉर अबेलियन। अबेलियन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है यूनियन की, तो हम यूनियन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, ए और बी हमें यहाँ चाहिए। ए और बी हम सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे, पावर सेट में से। मैं एक्स और वाई से उठा रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई, बी यूनियन ए, मतलब वाई यूनियन एक्स। दोनों का यूनियन निकालेंगे तो एक्स कॉमा वाई आ गया, ये भी एक्स कॉमा वाई आ गया, बराबर आ गया। एक्स कॉमा वाई जो रिजल्ट है वो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू पावर सेट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। फिर बात करना है सेमी ग्रुप। फॉर सेमी ग्रुप के लिए यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए है हमारे पास, तीन सेट चाहिए तो ये ले लेते हैं। ए नल सेट ले लिया, बी हमने एक्स ले लिया, सी हमने वाई ले लिया। शुरू के तीनों सेट ले लिए, सेट्स नल सेट यूनियन एक्स यूनियन वाई, नल सेट यूनियन एक्स यूनियन वाई। नल सेट के साथ इसका यूनियन निकालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स आ जाएगा यूनियन वाई। नल सेट एज इट इज रहा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, एक्स और वाई का यूनियन आ जाएगा। एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। आने वाला आंसर पावर सेट से बिलोंग कर रहा है। तीसरी चीज प्रूफ करनी है कि इसमें आइडेंटिटी शामिल है। आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, यूनियन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी होती है नल सेट। क्योंकि बेटा अगर आप नल सेट को, अगर आप एक्स को नल सेट से ऑपरेट करें, आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है ना एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी से भी ऑपरेट हो तो उसके रिजल्ट को चेंज ना करे।
वाई से ऑपरेट कराएं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। एक्स से ऑपरेट होगा तो एक्स आ जाएगा, वाई से ऑपरेट होगा तो वाई आ जाएगा। एक्स वाई से नल साइड ऑपरेट होगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देयरफॉर नल साइड इज दी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो ये हो जाएगा पी एस कॉमा वाई, सॉरी पी एस कॉमा यू इज एन abelian semi group with identity। प्रूव हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहे हैं हम। एक तो मैट्रिसेस का सवाल है, मैट्रिसेस पढ़ा नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। इस एक्सरसाइज करने शुरू की, यही 4 सवाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई आएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक सवाल, इस चैप्टर से एक सवाल आना होता है, तो एक सवाल वो इन्हीं इंपॉर्टेंट सवालात में से आता है जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। जी बेटा, भेज दूंगा। कर लिया सबने कॉपी?
ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेस थी उनमें आपको तैयार किया जा रहा था ग्रुप के लिए कि ग्रुप असल में होता क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की जाती हैं। असल में प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा था। अब असल बात हो रही है ग्रुप की। ग्रुप कहते हैं हम एक ऐसे सेट को जो कि इन चार प्रॉपर्टीज को प्रूव करे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब सेट क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर, आने वाला कोई भी आंसर सेट के अलावा ना हो। सेट एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब हर नंबर का जो इनवर्स है वो सेट के अंदर ही मौजूद हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही हो, चाहे वो एडिटिव इनवर्स की बात हो रही हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो रही हो। अगर कोई सेट इन चार प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। कहा जा रहा है डब्ल्यू कॉमा स्टैरिक, नीचे कहा हुआ वेयर स्टैरिक इज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड मैट्रिसेस एक्सेट्रा। बेटा स्टैरिक जो यहाँ लिखा है ना, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब हमें इन चारों प्रॉपर्टीज को चेक करना है, यस और नो में वैसे आंसर देना है। मैं ये डीपली समझाऊंगा पहले ताकि समझ आ जाए कि भाई चेक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, सेट जब पता हो तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, आप टेबल बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। सेट की कुछ वैल्यूज लिख दी, वो 0 1 2 3 लिख दिया, 0 1 2 3। यहाँ पर आ गई मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे सिंपल। 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 1, 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। Since all elements belongs to
W. Therefore, set W is closed with respect to static. दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। सेट के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं, तीन कोई 1 2 और 3 ले लिया मैंने। 1 2 और 3, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 3, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 2 3 6, क्योंकि स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 3 6 और 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी इसने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ये भी हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, याद रखनी है आपको। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 1 है तो 1 सेट में होनी चाहिए, तो 1 सेट में मौजूद है। 1 सेट में मौजूद है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। आखिरी प्रॉपर्टी कह रही है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब हर नंबर का इनवर्स सेट में होना चाहिए। मतलब हम करेंगे क्या, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम निकालेंगे हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनडिफाइन है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव 1/1 मतलब 1 होगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। ये तो बिलोंग करता है सेट W से, ये नहीं बिलोंग करता सेट W से, ये सेट W से बिलोंग नहीं करता, ये रिजल्ट भी सेट W से बिलोंग नहीं करता। अगर एक भी ऐसा रिजल्ट आ जाए जो कि दिए हुए सेट से बिलोंग नहीं करता, दिए हुए सेट में मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे सेट को ग्रुप नहीं कहते, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी अगर प्रूफ नहीं करता तो वो ग्रुप नहीं कहलाता, तो हम कहेंगे नो W कॉमा स्टैटिक इज नॉट अ ग्रुप। आ रही है बात समझ में बच्चों आप लोगों को?
बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी वाली वही है ना कि कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन वाला जो काम हमने किया था एक्सरसाइज 5.1 में भी, और अभी पीछे जो टेबल बनाया था वो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में यही है कि आने वाला जो आंसर है वो सारे के सारे आंसर्स सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। तो आपके सामने है कि जितने भी रिजल्ट्स इसमें मौजूद हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ये होल नंबर्स 3 पे थोड़ी खत्म होगा, आगे भी चल रहा होगा। तो आने वाले क्योंकि रिजल्ट सारे के सारे होल नंबर्स हैं तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी मोहम्मद अली बेटा बोले। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब है कि हम हर नंबर का इनवर्स निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, जीरो अपॉन वन अपॉन जीरो हो जाएगा। वन का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन वन वन हो जाएगा। टू के नीचे कुछ नहीं है तो वन, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन टू हो जाएगा। थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन थ्री हो जाएगा। मैंने कहा ये जितने भी आंसर्स आए हैं ये सारे के सारे आंसर्स इसके अंदर में से होने चाहिए। इसके अंदर में से नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं है। पार्ट टू में कहा जा रहा है कि क्यू कॉमा स्टेरिक। क्यू एक रैशनल नंबर है। बेटा टू और थ्री तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन टू तो नहीं है ना इसमें।
3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3 नहीं है इसके अंदर। बेटा अमूमन जो हमने देखा है और हमारे एक्सपीरियंस से ये बात हमें सामने आई है कि ज्यादातर सेट जो है ना वो आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते। आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते, इसकी वजह से वो ग्रुप नहीं बनता, मतलब ग्रुप नहीं कहलाता। जी बेटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आसान सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप हमेशा हमेशा आप आखिरी प्रॉपर्टी से चेक करें। आखिरी प्रॉपर्टी, क्योंकि एमसीक्यूज का सवाल है ना, कोई ऐसा सवाल तो है नहीं 5 नंबर के लिए आ रहा है ये। तो आप आखिरी प्रॉपर्टी से चेक करें। आप सबसे पहले चेक करें इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। यहाँ बात हो रही है क्यू की। क्यू किसको कहते हैं? रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स क्या है आपके पास? 0 +-1 +-2 +-3। और फ्रैक्शंस आपको पास जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। इनवर्स प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, हर नंबर का इनवर्स निकालते हैं। 0 क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो 0 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 1/0 होगा, अनडिफाइन होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 1 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 1/3। अब मुझे बताओ बेटा, क्या सारे रिजल्ट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं? फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। 1/3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 1 एक इंटीजर है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ये एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कोई भी नंबर्स में से नहीं होता, वो किसी भी सेट का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 है और 1/0 हमेशा अनडिफाइन होता है। बट अगर एक भी रिजल्ट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ग्रुप नहीं कहलाता। तो बेटा मैं ही आसान अल्फाज में अगर आपसे कहूँ कि अगर किसी सेट में 0 है और बात हो रही है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर 0 है और मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा तो वो आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा, और वो आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा तो इसलिए वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। मतलब ये ग्रुप नहीं कहलाएगा, इसका आंसर नो होगा। कि आप क्या करें, आखिरी प्रॉपर्टी को चेक करें। आप ये ढूंढें कि आखिरी आखिरी प्रॉपर्टी में 0 है या नहीं है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अगर आखिरी, मतलब अगर आपके पास जो सेट दिया हुआ है उसमें 0 है तो इसका मतलब है कि आखिरी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 0 मौजूद है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आर कॉमा स्टेरिक। आर रियल नंबर्स को कहते हैं बेटा, और रियल नंबर्स का सेट बिल्कुल डिफाइन सेट नहीं होता। डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के यूनियन को कहते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि रियल नंबर्स का सेट एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो होता है, क्योंकि रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आते हैं, और इंटीजर्स का मतलब है कि इसके अंदर जीरो होगा शामिल। क्योंकि बेटा कॉमन सी बात है कि जीरो जो है वो एक रियल नंबर है, क्योंकि एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा है वो क्या कहते हैं, रियल नहीं है, और बाकी किसी पे आयोटा नहीं लगा हुआ तो वो रियल नंबर कहलाएगा। तो मैं वही बात कहूंगा कि इस सेट में जीरो शामिल है। इसकी आखिरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे पहले, जो कि है इनवर्स प्रॉपर्टी। क्योंकि मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कोई भी रियल नंबर जो आपका दिल कर रहा है, 2/5 ले लेता हूँ रियल नंबर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं 5/2। कोई भी रियल नंबर ले लूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 एक रियल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल -1/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कोई भी रियल नंबर ले लूँ 1/6 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 है, जो कि रियल नंबर नहीं है। बाकी सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें आयोटा नहीं है। ये भी रियल नंबर है, ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन ये रिजल्ट रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। एक ही ऐसा नंबर है यहाँ पर जीरो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर नहीं होगा, बाकी तमाम नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर्स में से होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीरो इसमें प्रूव नहीं हो रहा, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा। इनवर्स प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा तो ये ग्रुप नहीं कहलाएगा बेटा। पार्ट 4 में कहा जा रहा है सी कॉमा स्टेरिक, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या जीरो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में? वही कहूंगा, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पहले देखो। जीरो प्लस जीरो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी जीरो है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। और अगर हम जीरो प्लस जीरो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो 1/0 प्लस जीरो आयोटा आता है, और 1/0 प्लस जीरो आयोटा 1/0 है, जो कि अनडिफाइन होता है, जिसका रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यही मसला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक ही ऐसा नंबर है, जीरो प्लस जीरो आयोटा, मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता बेटा, ये भी ग्रुप नहीं कहलाएगा। नो। उसके बाद बात कर रहे हैं पार्ट 5 में नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। नेचुरल नंबर्स का सेट तो हमें बहुत आसानी से पता है, 1 2 3 4 5। अगर इनका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 तो 1/1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 1/2 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव का कोई भी मतलब ये रिजल्ट बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बाकी सारे के सारे रिजल्ट नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रैक्शंस में जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, ये नेचुरल नंबर्स के सेट में से ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये भी ग्रुप नहीं कहलाएगा। आखिरी पार्ट है इसका, M3 कॉमा मल्टीप्लिकेशन। बेटा
M3 फॉर मैट्रिसेस की बात हो रही है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 के लिए क्या सोचेंगे बेटा? बेटा यहाँ पर भी हमें इनवर्स प्रॉपर्टी देखनी है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या तमाम मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला जा सकता है? तमाम 3/3 ऑर्डर का इनवर्स निकाला जा सकता है और वो 3/3 आएगा। तो बेटा मेरा जवाब भी यही है कि नहीं निकाला जा सकता तमाम का। अगर मैट्रिक क्लास का मैट्रिसेस थोड़ा बहुत याद हो, तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैट्रिक क्लास का मैट्रिसेस याद हो तो इनवर्स का फॉर्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर नीचे 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह नीचे 0 आ गया, तो रिजल्ट अनडिफाइन हो जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिसेस नहीं होता, तो इसीलिए ये भी नो होगा। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड सवाल था, इसमें सिर्फ ये समझाया जा रहा था कि किस तरीके से आपको ग्रुप जो है वो चेक करना है। अच्छा सुनिए बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स आपको ये सोचना होता है कि क्या 3/3 ऑर्डर के तमाम मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला जा सकता है? तो 3/3 ऑर्डर के तमाम मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। वजह क्या है कि कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आता है, जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। जिनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो इनवर्स का ये फॉर्मूला है, जॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है नीचे 0 आ गया। एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा? अनडिफाइन होगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका जो इनवर्स है वो नहीं निकाला जा सकता। तो मेरा सवाल यही था कि क्या तमाम मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला जा सकता है? तो जवाब ये है कि सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो क्योंकि तमाम का नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। बेटा एमसीक्यूज वाली जो क्लास है वो मैंने आपसे कहा था कि आपका जब क्या कहते हैं आखिरी मतलब मैथ से पहले जो पेपर है केमिस्ट्री का वो हो जाएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू मतलब उस पेपर वाले दिन ही हम शाम में या रात में एमसीक्यूज बेस्ड क्लास लेंगे, जिसमें सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जो मैं थ्योरी लिखवाता हूँ चैप्टर्स के शुरू में, या मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब आप लोगों को सिर्फ जो है ना, हमें मतलब मुझे आप लोगों को सिर्फ जो है ना क्या करना होगा कि आपको बताना है कि भाई ये किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है एमसीक्यूज के अंदर।
अच्छा, मुझे मैसेज करना है मोहम्मद अली, कौन सा भेज दिया मैंने। आगे चलते हैं। अब वो सवाल आ रहे हैं जो 5 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 is rational numbers comma static a group if static is defined by a static b is equal to ab upon 3 for all ab belongs to q पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सवाल में बात हो रही है स्टैटिक की। जब सवाल के अंदर स्टैटिक की बात हो, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की बात हो, तो आपको फौरन से ढूंढना है कि स्टैटिक का यहाँ पर क्या ऑपरेशन है, स्टैटिक यहाँ क्या कर रहा है। तो आपने देखा स्टैटिक कहीं दो वैल्यूज के दरमियान में लगा हुआ है, तो यहाँ लगा हुआ है भाई। कह रहे हैं भाई ये स्टैटिक भी बराबर है ए बी अपॉन 3 के। मतलब दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी स्टैटिक आएगा, आंसर आएगा ए बी अपॉन 3। मतलब 1 और 2 के दरमियान अगर स्टैटिक आ गया तो ए बी अपॉन 3, मतलब 1 × 2 अपॉन 3। 3 और 4 के दरमियान स्टैटिक आ गया तो रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन 3, मतलब 3 ए की जगह आएगा, बी की जगह 4 आएगा, रिजल्ट 4 आ गया। 5 स्टैटिक 2 की बात हो रही है, तो दो वैल्यूज के दरमियान में स्टैटिक आ गया, आंसर आएगा ए बी अपॉन 3। तो ए जो है ये है, बी आपके पास ये है, मतलब 5 × 2 मतलब 10/3। आ रही बात समझ में। तो दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी स्टेरिक आएगा तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर निकालना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि सेट दिया हुआ नहीं है, सेट जो है वो डिफाइन नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी को यहाँ लिख देंगे। जो भी आपके पास ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेटर दिया हुआ है, वो लिख देंगे स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, और बारी बारी ए और बी की जगह वैल्यूज रखेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का मतलब है कि हमें पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं। पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। आप कुछ भी रख लें, मैं जैसे रख रहा हूँ, ए की जगह मैंने 1 रख दिया, बी की जगह मैंने 2 रख दिया, तो आंसर आ गया ए बी अपॉन 3। ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह 2 आ गया, आने वाला आंसर 2/3। आने वाला आंसर पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। फिर ए की जगह मैंने रख दिया मिसाल के तौर पे 1/2 स्टेरिक 3, फ्रैक्शन लिख दिया। इसका भी आंसर आएगा ए बी अपॉन 3। ए आपके पास 1/2 है, बी आपके पास 3 है, 3 से 3 गया, 1/2 आंसर आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो रैशनल नंबर है। और भी कोई दो नंबर ले लिया, 5 ले लिया और एक ले लिया 4, तो इसका आंसर आ गया ए बी अपॉन 3। 5 आ गया ए की जगह, बी की जगह 4 आ गया, तो 20/3 फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। हम कहेंगे देयरफॉर सेट क्यू पॉजिटिव इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जो कि है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है? एसोसिएटिव लॉ है बेटा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। यहाँ पर भी ये बात मेंशन कर दी, लेट
ए बी सी सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर से। यहाँ नंबर्स नहीं रखेंगे कोई भी, यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल्स में ही काम कर लेंगे। बेटा ए और बी ब्रैकेट के अंदर है, ए स्टेरिक बी सॉल्व होगा सबसे पहले। तो ए स्टेरिक बी का आंसर आएगा ए बी अपॉन 3। ए की जगह ए आएगा, बी की जगह बी आ जाएगा, स्टेरिक सी आ गया। ये स्टेरिक सी एज इट इज नीचे आ गया, इक्वल टू की साइन ए स्टेरिक एज इट इज नीचे आ गया। यहाँ पर यही वैल्यू लग जाएगी, ए बी अपॉन 3। बी पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा। ए बी अपॉन 3 स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी सी अपॉन 3। बेटा जब जब स्टेरिक आएगा दो वैल्यूज के दरमियान में, तब तब ये रिजल्ट आएगा। दोबारा से ये रिजल्ट आएगा कि दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक है, रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन 3। यहाँ पर भी यही आएगा ए बी अपॉन 3। अब बेटा ए क्या है, ये पहली वैल्यू है, ये ए की जगह आएगी, ए बी अपॉन 3। ये बी की जगह आ जाएगी, ये पहली वैल्यू यहाँ आएगी ए की जगह, ये दूसरी वैल्यू जो भी है वो यहाँ आ जाएगी बी की जगह। तो बेटा आंसर आ गया ए बी सी अपॉन 3। नीचे डिवाइड हो रहा है 3, तो डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। यहाँ पर भी आ गया ए बी सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3। ए बी सी अपॉन 3, बेटा 3 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन 3 लिख दिया। इसको भी डिवाइड करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। तो ए बी सी अपॉन 9 बराबर आ गया ए बी सी अपॉन 9 के, बराबर आ गए दोनों। ठीक है। जी बेटा, एसोसिएटिव वाला दोबारा समझा दें। देखो मैं इसकी एक साइड दोबारा समझा रहा हूँ। ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ये वाली साइड ले ली। बेटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। मैंने कहा जब भी दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आएगा इस सवाल में, तो रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन 3। तो ए बी अपॉन 3 कह दिया इसे। दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक है, तो स्टेरिक को सॉल्व करने के लिए ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया, स्टेरिक सी आ गया। तो ए बी अपॉन 3 स्टेरिक सी। अब दोबारा से दो वैल्यूज हैं, उनके दरमियान में स्टेरिक आ गया, तो इसका आंसर यही आएगा ए बी अपॉन 3। पहली वैल्यू जो भी है वो ए की जगह आएगी, दूसरी वैल्यू जो भी है वो बी की जगह आ जाएगी। बेटा ये क्या कहते हैं, हर बार 3 आएगा नीचे ना, ये इन्होंने सवाल में कहा है। स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 याद हो, तो मैंने कहा था कि स्टेरिक एक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, और जब भी स्टेरिक की बात होगी तो स्टेरिक आपको ये बताएगा हमेशा कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या रिजल्ट लाना है, क्यों का सवाल नहीं है। कैंसिल नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि ये ए बी सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 है, ये
रेसिप्रोकल होगा 1/3 मल्टीप्लाई होगा बेसिकली ये, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। सी है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो बेटा अगर आपको याद हो 5.1 में आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था आइडेंटिटी जब भी निकालनी हो नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। नहीं हो सकता कैंसिल बेटा, क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब दो वैल्यूज के दरम्यान में जब भी हिस्टेरिक आएगा, दो वैल्यूज के दरम्यान में जब भी हिस्टेरिक आएगा, इसका आंसर आएगा AB/3। ये इक्वल टू ए आ गया, ए की जगह ए आ जाएगा, बी की जगह ई आ जाएगा, ए से कैंसिल, ई बराबर आ जाएगा 3, या डिवाइडर आ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ई आ गया 3। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मौजूद है। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर याद हो एक्सरसाइज 5.1 में बताया था कि अगर इनवर्स निकालना हो तो उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है ए स्टेरिक ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। बेटा ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये प्रॉपर्टी हमने 5.1 में पढ़ी थी कि जब भी आइडेंटिटी चाहिए हो और ऑपरेटर नॉन स्टैंडर्ड हो, पीछे तो मल्टीप्लिकेशन थी ना, तो पता था कि आइडेंटिटी क्या होगी। अब स्टेरिक जो है वो एक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या होगी, तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनवर्स एलिमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा इनवर्स एलिमेंट जब भी निकालना होगा नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर में, तो ए और ए इनवर्स के दरमियान स्टेरिक ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा कि दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी स्टेरिक आ रहा है बेटा, तो इसका आंसर इस सवाल में आंसर आएगा AB/3। ई की वैल्यू जो पीछे निकाली है वो हमेशा इस्तेमाल होगी, ई जो 3 निकाला है वो यहाँ आ जाएगा, ए की जगह ए आ जाएगा, ए बी की जगह ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर आ गया, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 9/A। क्योंकि ए डिवाइड में है, तो आपको ये सोचना है कि जो साइड दिया हुआ है उसमें क्या जीरो मौजूद है या नहीं है। तो क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में जीरो नहीं होता, रैशनल नंबर्स में होता है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, अगर क्यू लिखा होता तो ए जीरो होता, ए जीरो हम फिर पुट करते हैं यहाँ पर। Since A belongs to positive rational numbers, therefore every element of Q positive has an inverse in Q positive। हम इस सवाल में कहेंगे yes, Q positive comma steric is a group।
जी अली बेटा बोले, मोहम्मद अली बेटा बोले। लास्ट वाला दोबारा समझा दें। देखो बेटा, इनवर्स जब भी निकालना हो तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, ए स्टेरिक ए इनवर्स बराबर है ई के। दो वैल्यूज के दरमियान जब भी स्टेरिक आएगा तो रिजल्ट आएगा ए बी अपॉन थ्री। ई की जो भी वैल्यू पीछे निकाली थी थ्री, वो रख दी। ए की जगह ए आ गया, बी की जगह ए इनवर्स आ गया। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आ गया थ्री, जाके थ्री से मल्टीप्लाई हुआ नाइन। ए इनवर्स बेटा आ गया नाइन अपॉन ए। मैंने कहा कि भाई नाइन डिवाइडेड बाय ए, ए रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को और ए डिवाइड में है। अगर नाइन अपॉन जीरो हो जाए तो रिजल्ट अनडिफाइन आ जाएगा, मतलब इनवर्स नहीं निकलेगा। क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात हो रही है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में जीरो नहीं होता, तो ए की जगह जीरो नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज का जो इनवर्स है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जो हमने यहाँ ड्राइव कर लिया ए नाइन अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।